जय हिंद दोस्तों। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मानव जनन। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि जनन क्या होता है। मानव तो आप सब लोग जानते हैं क्या होता है मानव। तो सबसे पहले जानेंगे जनन क्या है। सुनिए ध्यानपूर्वक देखना है। जनन तो जनन क्या है? जब कोई जीव अपने ही जैसे जीव को जन्म देता है तो इस क्रिया को, ये जो प्रोसेस है, इसको जनन कहते हैं। जैसे कोई जीव है, जीव अपने ही जैसे, मतलब कोई अगर मानव है तो मानव जैसे, पशु है तो पशु जैसे, गाय है तो गाय जैसे, बकरी है तो बकरी जैसे, मतलब जीव अपने ही जैसे जीव को जन्म देता है। इस क्रिया को जनन कहते हैं। ये जो प्रोसेस है जन्म देने की, ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। जैसे डेफिनेशन देखेंगे तो जीवों द्वारा अपने ही जैसे नए जीव को जन्म देना जनन कहलाता है। तो जनन की डेफिनेशन एकदम पता चले तुमको। जनन क्या है? जीवों द्वारा अपने ही जैसे जीवों को जन्म देना जनन कहलाता है। जैसे मानव अपने जैसे जीव को जन्म देगा, नए जीव को। गाय है अपने जैसे नए जीव को जन्म देगी। बकरी अपने जैसे, पक्षी अपने जैसे, पौधे हैं, पौधे बीज का निर्माण होता है, बीज से नए जीव का निर्माण होता है। तो ये सभी प्रोसेस क्या कहलाती हैं? जीव अपने द्वारा जीव को जन्म देना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। तो डेफिनेशन बता देंगे जनन की। जैसे बताएंगे जीवों द्वारा अपने ही जैसे नए जीव को जन्म देना जनन कहलाता है। ठीक है, तो जनन की डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो कैसे बता देंगे कि जीवों द्वारा अपने ही जैसे जीवों को जन्म देना जनन कहलाता है। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में अपन ने जनन के बारे में पढ़ा था, तो उसमें सभी जीवों के बारे में अध्ययन किया था। जैसे एक कोष्ठी जीव होते हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका होती है, उनमें जनन कैसे होता है, तो अपने उसके बहुत भाग देखे थे। विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा, प्ररोदभवन, मुकुलन। ठीक है, ये सभी प्रकार के जनन देखे थे। उनके विखंडन द्वारा एक जीव से नए जीव का जन्म हो रहा था। उसमें जनक की संख्या केवल एक थी। ठीक है, तो उसमें अपन ने सभी जीवों के बारे में, जितने मतलब अपने सिलेबस में, उतने सभी जीवों के बारे में अध्ययन किया था। अब इस मानव जनन में केवल हम मानव के जनन का अध्ययन करेंगे कि मानव है अपने जैसे जीव को जन्म किस प्रकार देता है, वो क्या प्रोसेस है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, उसका सभी का डिटेल अध्ययन इसमें करेंगे मानव जनन। तो जनन की डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो मानव क्या होगा? अपने ही जैसे नए मानव को जन्म देगा। इस क्रिया को अपन जनन कहेंगे। ठीक है, तो जनन में दो जीव भाग लेते हैं, ये आपको चैप्टर बता दिया था। एक भाग लेता है जनक, दो जीव भाग लेते हैं, एक को बोलते हैं जनक और एक होती है संतति। मेनली अपन दो बताएंगे। तो एक क्या होता है जनक और एक होती है संतति। तो इनमें जो जनकों की संख्या होगी, मानव जनन पढ़ेंगे तो जनकों की संख्या कितनी होगी? दो होगी। अब ये पहले क्लियर कर लिया जाए कि जनक होते क्या है और संततियां क्या होती है। तो इसी वाली डेफिनेशन है पुण्य पढ़ा, जीवों द्वारा अपने ही जैसे नए जीवों को जन्म देना जनन कहलाता है। तो बताएंगे जो जीव जन्म देता है उसे अपन कहते हैं जनक, जो जीव जन्म देगा उसे अपन कहेंगे जनक, और जो जीव जन्म लेगा उसे बोलेंगे अपन संतति। इतनी बात क्लियर हुई। तो मानव जनन की बात कर रहे हैं, तो मानव जनन में दो जनक होते हैं, एक मादा और एक नर। दो जनकों की संख्या होती है, और संतति जो शिशु पैदा से बोले हैं शिशु। तो जो जीव जन्म देता है, ये दोनों क्या दे रहे हैं? जन्म दे रहे हैं, तो उन्हें बोले हैं जनक। और जो जीव जन्म ले रहा है, शिशु जन्म ले रहा है, इसे बोलेंगे अपन संतति। इतनी बात क्लियर हुई। जनन की डेफिनेशन क्लियर हुई। जीवों द्वारा अपने ही जैसे नए जीवों को जन्म देना जनन कहलाता है। जो जीव जन्म देता है उसे जनक, और जो जीव जन्म लेता है उसे संतति कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मानव जनन किस प्रकार करते हैं, तो सबसे पहले उनका देखा जाएगा मानव जनन तंत्र। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखेंगे जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र नाम से पता चलता होगा जनन तंत्र। तो जैसे अपन पढ़ते हैं श्वसन तंत्र,
पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। तो तंत्र क्या होता है, देखो जैसे पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो पाचन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आएंगे जो पाचन की क्रिया में अपनी सहायता करेंगे, पाचन की क्रिया में वो अंग हेल्प करेंगे। जैसे ब्लड की किडनी है, ठीक है सॉरी वो तो उत्सर्जन तंत्र में है। जैसे पाचन तंत्र में लीवर, आमाशय, अग्नाशय और बाकी जो आहार नाल का नाल है, ये सभी अंग मिलकर एक पूरा का पूरा तंत्र बनाएंगे जो पाचन क्रिया के लिए बना हुआ है। वो पूरा तंत्र क्या कहलाएगा, पाचन तंत्र। पाचन क्रिया जैसे श्वसन तंत्र, श्वसन नाल, फेफड़े, कूपिकाएं, ये सभी मिलकर पूरा का पूरा एक तंत्र बनाएंगे जो श्वसन के लिए बने हुए हैं। उस पूरे के पूरे तंत्र को अपन बोलेंगे श्वसन तंत्र। इसे पाचन के लिए जो अंग काम करते हैं पाचन तंत्र। वे सभी अंग जो पाचन की क्रिया में अपनी सहायता करते हैं पाचन तंत्र कहलाता है। और वे सभी अंग तंत्र जो श्वसन की क्रिया में सहायता होती है श्वसन तंत्र कहलाते हैं। ऐसे ही मानव जनन तंत्र, तो जनन अपन को समझ में आया तो ऐसे बता देंगे वे अंग तंत्र जो सब मिलकर जनन की क्रिया में सहायक होते हैं, मतलब जीवों द्वारा अपने जैसे जीव दिलवाने में मददगार होते हैं। वे सभी अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं, मानव जनन तंत्र। तो अपन सबसे पहले मानव पूरे जनन तंत्र का अध्ययन करें। तो मानव जनन तंत्र में कौन आता है, मानव जनन तंत्र में आती हैं जननांग, जननांग। अब जननांग क्या है, तो जननांग वे अंग हैं, जननांग, जननांग सॉरी जननांग क्या है, जननांग। तो वे अंग, शरीर के वे अंग जो जनन की क्रिया में सहायक होते हैं। वे अंग, वे सभी अंग जो जनन की क्रिया में क्या होंगे, सहायक होंगे, जननांग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, जननांग। जननांग समझ में आया, जननांग क्या होता है, हम बोले ये जननांग है। तो जननांग क्या होता है, वे सभी अंग जो जनन की क्रिया में सहायक होंगे, जो जनन करने के लिए उत्तरदायी होंगे, वे क्या कहलाएंगे, जननांग कहलाएंगे। ठीक है। तो अपने शरीर में जो जनन के लिए मुख्य रूप से है वो क्या है, तो जननांग अपन दो कैटेगरी में बांटते हैं। जननांग को अपन पढ़ने की दृष्टि से दो कैटेगरी में बांट लेते हैं, दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। एक को बोलते हैं प्राथमिक जननांग, एक को बोलते हैं प्राथमिक जननांग और दूसरे को बोलते हैं सहायक जननांग, सहायक जननांग। जननांग में जो अंग हैं जनन के लिए जो उत्तरदायक हैं, उन अंगों को शरीर को अपन दो कैटेगरी में बांट लेते हैं। एक प्राथमिक जननांग, दूसरा सहायक जननांग। प्राथमिक जननांग को अपन मुख्य जननांग भी कहते हैं। प्राथमिक जननांग को अपन क्या कहते हैं, मुख्य जननांग। ठीक है, इसको अपन सहायक जननांग। इनके नाम से ही पता चल रहा है जो जननांग है जनन की क्रिया में वो मुख्य होगा, इसकी उपयोगिता जनन की क्रिया में सबसे ज्यादा होगी, इसीलिए अपने क्या बोला, इसे मुख्य जननांग या प्राथमिक जननांग बोला। और सहायक जननांग समझ में आ रहे होंगे, जो जनन की क्रिया में मुख्य जननांग के लिए सहायता दे रहे होंगे, उन्हें क्या बोला जा रहा है, सहायक जननांग। मुख्य जननांग जो जनन की क्रिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, वो जननांग क्या है, मुख्य जननांग कहलाएंगे। और जो उनके में जो मुख्य जननांग जो सबसे ज्यादा कार्य कर रहा है, उसको जो हेल्प देगा वो क्या, कौन सी जननांग होंगे, सहायक जननांग होंगे। अब देखेंगे हमारे मानव शरीर में जो अपन है, मानव शरीर में मुख्य रूप से जननांग क्या होती है, कौन सा जननांग होता है। जननांग मतलब जनन अंग, जनन क्रिया में सहायक होते, जनन क्रिया में सहायक होते वे अंग अपने शरीर में मुख्य रूप से क्या है, कौन से अंग हैं जिनके द्वारा सबसे ज्यादा मुख्य हैं जो जनन क्रिया में सहायक है। तो वो अंग है, इसका नाम है वृषण। इसका नाम क्या है, वृषण। तो वृषण क्या है, हमारे शरीर का मुख्य जननांग है। कौन सा, वृषण। अब सहायक जननांग के बारे में चर्चा बाद में करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये वृषण है क्या, क्या चीजें है और ये जनन की क्रिया में कैसे सहायक है, जिससे वृषण द्वारा जनन कैसे होता है। ठीक है। तो वृषण को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखेंगे, तो वृषण हमारे शरीर के दो जोड़ी, हमारे शरीर में कितनी जोड़ी होती है, दो जोड़ी। संख्या की बात की जाए, सॉरी जोड़ी की बात की जाए तो एक, और संख्या की बात की जाए तो दो। संख्या कितनी होती है, दो,
और जोड़ी पे बात की जाए तो 1। ठीक है, तो इनकी संख्या होती है 2। ठीक है, अब ये इनका आकार की बात की जाए, आकार, तो आकार इनकी लंबाई जो होती है, लंबाई 3 से 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी होती है इनकी? 3 से 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर और आकार होता है इनका अंडाकार। ऐसा होता है अंडाकार। ये हमारे शरीर के कौन से क्षेत्र में होते हैं? तो हमारे शरीर के क्षेत्र की बात की जाए तो बताएंगे श्रोणि क्षेत्र में। श्रोणि क्षेत्र में कहाँ पे स्थित होते हैं? स्थिति कहाँ होती है? श्रोणि क्षेत्र में। स्थिति इनकी क्या है? श्रोणि क्षेत्र। श्रोणि क्षेत्र क्या है? उदर गुहा का निचले वाला हिस्सा क्या कहलाता है? श्रोणि क्षेत्र। ठीक है, तो श्रोणि क्षेत्र में स्थित होते हैं। इनका रंग गुलाबी। तो इस क्षण को अपन मुख्य जननांग क्यों कहते हैं? इसे इसका मुख्य कार्य क्या है? क्षण को अपन मुख्य जननांग क्यों कहते हैं? इसका मुख्य कार्य क्या है? पहले इतनी इसकी जानकारी ले लेंगे। इनकी जो संख्या होती है 2 होती है। जोड़ा की बात की जाए तो 1। इनका आकार 3 से 4 सेंटीमीटर। स्थिति होती है श्रोणि क्षेत्र में। लंबाई होती है 2 से, लंबाई 3 से 4 और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर। आकार होता है अंडाकार। श्रोणि क्षेत्र में स्थित होती है। रंग गुलाबी होता है। और ये भ्रूण अवस्था में इनका निर्माण कहाँ होता है? तो भ्रूणोद्भव हमने जब पूरा समझाया था फर्स्ट चैप्टर में, तो मैंने भ्रूणोद्भव डिटेल में समझाया था। तो भ्रूणोद्भव में कौन से जन्म स्तर में होता है? तो मीसोडर्म में। भ्रूण में इसका निर्माण हो जाता है मीसोडर्म। मीसोडर्म में इसमें भ्रूण में निर्माण होता है। निर्माण कहां से होता है? मीसोडर्म से। कौन से जन्म स्तर से होता है इसका निर्माण? मीसोडर्म। इतनी बात समझ में आई? मानव जनन तंत्र किसे कहते हैं? तो वो सभी अंडतंत्र जो जनन की क्रिया में सहायक होता है, मानव जनन तंत्र कहलाते हैं। जनन अंग किसे कहते हैं? वे अंग जो जनन की क्रिया में सहायक होते हैं अर्थात जनन के लिए उत्तरदायी होते हैं, वे अंग जननांग कहलाते हैं। जननांग 2 प्रकार के होते हैं। मतलब जननांग 2 प्रकार के नहीं, अपन जननांग को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। जो अंग है पूरे जनतंत्र है, उनको 2 भागों में पढ़ दिया अपन ने। एक होता है प्राथमिक जननांग, एक होती है सहायक जननांग। प्राथमिक जननांग को अपन मुख्य जननांग कहते हैं, क्योंकि इन्हीं की सबसे ज्यादा जनन के दौरान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्य जननांग के रूप में अपन कौन से अंग को लेते हैं? तो मुख्य जननांग के रूप में अपन वृषण जननांग को लेते हैं। क्या नाम है इसका? वृषण। एक जोड़ी रहते हैं। संख्या की बात की 2, आकार लंबाई 3 से 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 रखा गया है कि वृषण से ही युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक तो नर युग्मक होगा मानव में। नर युग्मक का निर्माण किससे होता है? वृषण से। ठीक है, तो वृषण से किसका निर्माण होता है? नर युग्मक। तो मानव में नर युग्मक के रूप में किसे कहा जाता है? नर युग्मक कौन रहता है? तो उसका नाम है शुक्राणु। शुक्राणु। मानव के नर युग्मक को कौन बोलते हैं? शुक्राणु। युग्मक, तो युग्मक हमने डेफिनेशन बता चुकी है। हमारे शरीर है जो, हमारे शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हमारे शरीर में बात की जाए तो 46 गुणसूत्र होते हैं कोशिकाओं के अंदर। कोशिका गुणसूत्र पता है कहाँ पे होता है? हमारी जो कोशिका है, कोशिका के केंद्र के अंदर गुणसूत्र विद्यमान रहते हैं। अगर गुणसूत्रों में इनकी बात की कितने रहते हैं? तो इनकी संख्या होती है 46 से 46 गुणसूत्र होते हैं। तो अगर पूरे के पूरे गुणसूत्र हैं तो इसे बोलेंगे अपन द्विगुणित गुणसूत्र। अगर किसी कोशिका में पूरे गुणसूत्र हैं, जितने 46 गुणसूत्र हैं, उस कोशिका को अपन द्विगुणित कोशिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विगुणित। ठीक है, और जिस कोशिका में आधे गुणसूत्र हैं उसे बोलेंगे आगुणित। द्विगुणित और आगुणित। गुणित। द्विगुणित क्या है? जिस कोशिका में पूरे गुणसूत्र हैं, जैसे 46 हैं तो पूरे गुणसूत्र हैं, उसे बोलेंगे द्विगुणित। और जिस कोशिका में आधे गुणसूत्र हैं, मतलब 46 ना होके 23 गुणसूत्र हैं, 23 गुणसूत्र हैं, तो उसे बोलेंगे आगुणित। तो
46 गुणसूत्र वाली कोशिका को बोले द्विगुणित कोशिका और 23 गुणसूत्र वाली कोशिका को बोले आवर्त कोशिका। तो युग्मक क्या है? हमारे शरीर की आवर्त कोशिका है। युग्मक हमारे शरीर की आवर्त कोशिका होती है जो जनन के लिए सहायक होती है। तो युग्मक की डेफिनेशन भी पूछी जाए तो बता देंगे युग्मक हमारे शरीर की आवर्त कोशिका होती है जो जनन की क्रिया के लिए सहायक होती है। ठीक है, तो ये आवर्त आधे गुणसूत्र वाली कोशिका हमारे शरीर में कहाँ होती है? तो आधे गुणसूत्र वाली कोशिका हमारे जननांगों में होती है, वृषण। ठीक है, हमारी जो कायिक कोशिका है, शरीर की काया की कोशिका है, ये द्विगुणित होती हैं, मतलब 46 गुणसूत्र वाली होती हैं और युग्मक हमेशा आवर्त कोशिका वाला होता है क्योंकि इसे चाहिए जनन के लिए आधे गुणसूत्र, आधे चाहिए मादा जनन में, आधे गुणसूत्र उसमें बनेंगे मादा में आधे नर में, तो ये पूरे 46 गुणसूत्र हो जाएंगे, तब हमारा काया का निर्माण 46 गुणसूत्र वाली कोशिकाओं से होगा। ठीक है, तो युग्मक क्या है? हमारे शरीर की आवर्त अर्थात आधे गुणसूत्र वाली कोशिका है जो जनन की क्रिया में सहायक होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा युग्मक क्या है। तो युग्मक नर युग्मक को अपन बोलते हैं शुक्राणु, जो इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं अब बता देंगे कितने होते हैं 23। युग्मक की बात की जाए तो बताओ युग्मक में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23। अगर पूछी जाए नर युग्मक और मादा युग्मक से बनता है युग्मनज। युग्मनज युग्मक नर युग्मक तथा मादा नर युग्मक और नर युग्मक, दोनों युग्मक जब मिलती है तो बनता है युग्मनज। उसकी बात की जाए तो उसमें होती है 46। कितने होते हैं? 46 और युग्मक में होते हैं 23। तो पूछे युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23, चाहे वो मादा का हो चाहे वो नर का। तो अपन अभी पढ़ रहे हैं नर। ठीक है, मानव जनन तंत्र में अपन पढ़ रहे हैं नर जनन तंत्र, पढ़ रहे हैं नर जनन तंत्र। ठीक है, अब देखेंगे युग्मक। सबसे पहले सीधे मुख्य क्या है? इसमें वृषण में किसका निर्माण होता है? युग्मक का। अब अपन इसको वृषण को डिटेल में जानेंगे कि युग्मक का निर्माण होता है वो कैसे होता है, कैसे शुक्राणु बनते हैं और कहाँ बनते हैं। ठीक है, तो देखें, तो वृषण हमने देखा था ये कैसा होता है? अंडाकार। कैसा होता है? अंडाकार, और इनकी संख्या होती है 2। संख्या कितनी होती है? 2। ठीक है, और रंग इनका कैसा होता है? गुलाबी। और ठीक है अब देखें, तो जो वृषण होते हैं श्रोणी क्षेत्र में स्थित होते हैं। कहाँ पे रहते हैं? श्रोणी क्षेत्र में। और ये जो ऊपर अपनी संरचना दिखाई दे रही है इसे बोलेंगे अपन वृषण खोल। क्या बोलेंगे? वृषण खोल। तो वृषण खोल के अंदर ये वृषण स्थापित रहते हैं। ठीक है, ये संख्या 2 रहती है और इसके ऊपर क्या रहेगा? उदर गुहा। ये शरीर के बाहर वाले भाग में बाहर स्थापित रहते हैं। क्यों रहते हैं शरीर से बाहर? क्योंकि ये शरीर से बाहर क्यों रहते हैं? क्योंकि इसमें युग्मक का जो निर्माण होता है जो अपने शरीर का टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर 2 या 3 टेम्परेचर कम से होता है। अगर हमारे शरीर का टेम्परेचर मानो चलो 32 है या 33 है, तो 32 या 33 पे अगर हमारे शरीर में होते तो 32 या 33 पे युग्मक का निर्माण नहीं होता। युग्मक के निर्माण के लिए चाहिए इससे 2 या 3% टेम्परेचर कम। इसमें 32 है तो इसमें 30 होना चाहिए, तब इनमें युग्मक का निर्माण होगा। इसीलिए हमारे शरीर से बाहर लटके हुए होते हैं। तो युग्मक जो उदर हुआ है, ये जो पेट दिखाई दे रहा है उसके नीचे श्रोणी क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रोणी क्षेत्र। श्रोणी क्षेत्र में युग्मक होते हैं। अब देखेंगे इनमें युग्मक का निर्माण किस प्रकार, वृषण में युग्मक का निर्माण किस प्रकार होता है। तो ये युग्मक है, ये वृषण कोश खोल के अंदर स्थापित रहते हैं। इसके अंदर वृषण खोल के अंदर। अब देखेंगे प्रत्येक जो वृषण है, दोनों वृषण है, प्रत्येक वृषण में इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? कोष्ठ होते हैं। इसके अंदर आंतरिक संरचना की बात की जाए तो इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? कोष्ठ। इस प्रकार क्या होते हैं? इसमें छोटे छोटे दोनों में क्या होते हैं? कोष्ठ होते हैं, कमरे टाइप के होते हैं। ये छोटे बारीक होते, बहुत छोटे छोटे होते हैं। इन कोष्ठों को अपन बोलते हैं वृषण कोष्ठ। क्या बोलते हैं? इसके नाम से इनके नाम है वृषण कोष्ठ। इसे जो बायोलॉजी यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं केवल
हिंदी मीडियम वाले पढ़ें, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अगर वो सीखने की दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो जरूर दे सकते हैं कि हमारे शरीर में युग्मक का निर्माण कैसे हो रहा है। अगर वो याद करके एग्जाम में लिखना चाहते हैं तो ये ना देखें, क्योंकि ये पूरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पूरा का पूरा हिंदी मीडियम, ठीक है, इंग्लिश नहीं है, ठीक है। तो केवल अगर सीखने की दृष्टि से देख रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, और एग्जाम की दृष्टि से देख रहे हैं तो केवल हिंदी मीडियम वाले देखिए, ठीक है। तो ये जो पोस्ट बने हुए हैं ये बोलते हैं प्रश्न पोस्ट। तो इनकी संख्या की बात यह है कितने प्रश्न पोस्ट होते हैं, तो एक प्रश्न के अंदर एक दो प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न के अंदर टोटल 250, कितने 250 प्रश्न पोस्ट होते हैं। प्रश्न पोस्ट की बात की जाए तो कितने होते हैं 250 प्रश्न पोस्ट। जैसे अपन पुष्प की बात की थी, तो पुष्प के परागकोश में जैसे लघुबीजाणु धानियां थी, उसमें लघुबीजाणु का निर्माण हो रहा था, उसमें प्रत्येक पाली में दो दो लघुबीजाणु धानियां थी। तो इसी प्रकार प्रत्येक पोस्ट में कितने 200, प्रत्येक प्रश्न में 250 प्रश्न पोस्ट उपस्थित रहेंगे। इस वाले में 250 और इस वाले में 250, दोनों की बात की जाए तो कितने हो गए 500, ठीक है। अब प्रश्न पोस्ट में क्या रहता है अपन अब देखेंगे। जो प्रश्न पोस्ट है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 1 से 3 प्रत्येक प्रश्न पोस्ट के अंदर, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, क्या देखो प्रत्येक प्रश्न पोस्ट के अंदर क्या होता है 1 से 3, 1 से 3 होती है शुक्र जनक नलिकाएं। क्या होती हैं शुक्र जनक नलिका। इससे तुम्हें पता चल रहा होगा कि शुक्र जनक नलिका, इसी से कहीं से शुक्राणु का निर्माण हो रहा होगा, जो अपने नर युग्मक नर जनन तंत्र में क्या है युग्मक है, इस शुक्र जनक नलिका से निर्माण हो रहा होगा। देखें अभी शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा, अभी देखें इसके अंदर कैसे होगा, कुछ सब डिटेल में देखेंगे। तो इतना जान लेंगे अभी। प्रश्न है, प्रश्न में 250, प्रत्येक प्रश्न में 250 प्रश्न पोस्ट होते हैं। इन पोस्टों के अंदर एक पोस्ट में 1 से 3, एक हो सकती है 2 हो सकती है या 3 हो सकती है, दूसरे में 1 2 3 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो प्रत्येक में 1 से 3 1 से 3 1 से 3 क्या होती हैं शुक्र जनक नलिकाएं होती हैं इसके अंदर। इसको अगर जूम करके देखा जाए प्रश्न पोस्ट को, एक पोस्ट देखा जाए तो इसमें क्या होती है इस प्रकार से 1 से 3 क्या होती हैं शुक्र जनक नलिका होती है। इसको देखा जाए, ठीक है, क्या होती है शुक्र जनक नलिका। एक प्रश्न पोस्ट को देखा है हमने इधर कितनी है 1 से 3, 2 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, ठीक है। अब इसके साथ साथ प्रश्न पोस्ट में क्या होता है, ये क्या है प्रश्न पोस्ट है, क्या है प्रश्न पोस्ट, ठीक है। अब इसमें और क्या होता है प्रश्न पोस्ट में, तो इसके साथ साथ इसमें एक कोशिका और रहती है, क्या होती है एक सेल रहती है। इंग्लिश कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं सेल। तो इसके साथ साथ सेल भी होती है, इसे अपन कहते हैं लीडिंग सेल या लीडिंग कोशिका, लीडिंग कोशिका। इसी को अपन बोलते हैं लीडिंग कोशिका। जो प्रश्न पोस्ट है इसमें 1 से 3 जो प्रश्न शुक्र जनक नलिका रहती हैं, इसके साथ ही इसमें क्या है एक सेल और रहती हैं जिसे अपन कहते हैं लीडिंग कोशिका, लीडिंग सेल। तो ये क्या होती है, इससे जो नर में जो हार्मोन निकलता है, हार्मोन इसका नाम है एंड्रोजन, जो एंड्रोजन हार्मोन निकलता है इसी लीडिंग कोशिका से निकलता है। जो करता क्या है, जो हमारी जो प्रजनन अवस्था को सक्रिय होती है, हमारी जो एक जीवन काल में अवस्था आती है प्रजनन अवस्था, वो जब सक्रिय होती है इसी हार्मोन की वजह से होती है, ठीक है। तो ये बीच में क्या होती है लीडिंग कोशिकाएं होती है, इससे हार्मोन निकलता है, इसे बोलते हैं एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन निकलता है, ये हमारे जो प्रजनन अवस्था आती है उसके लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। अपन ने ये देखा था इसमें क्या प्रश्न पोस्ट थे, प्रत्येक प्रश्न पोस्ट में 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं। अब इसको देखेंगे जो एक इसमें से शुक्रजनक एक नलिका उठाएंगे और उसके अंदर देखें क्या क्या होता है, ठीक है। तो इस प्रकार अपन की इसमें से शुक्रजनक नलिका उठाएंगे,
केवल एक शुक्रजनक नलिका उठाएंगे। अगर ये अपनी क्या है, एक शुक्रजनक नलिका है, क्या है, शुक्रजनक नलिका, शुक्रजनक नलिका। अपन ने केवल इसमें से क्या उठाई, शुक्रजनक नलिका। पहली स्टेप ये है, दूसरी स्टेप ये है, तीसरी स्टेप ये है, शुक्रजनक नलिका उठाई। अब शुक्रजनक नलिका को अपन ने इसे काटा। अगर अपन इसे देखेंगे, मार्कर को इधर से काटेंगे तो इस प्रकार की कोई आकृति दिखाई दे, इस प्रकार दिखाई देगी। अपन कोई फल को काटेंगे तो उसमें फल दिखाई, इसमें बीज दिखाई देंगे। इस प्रकार अपन शुक्रजनक नलिका को बीच में से काट के देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो अपन ने इधर से इस प्रकार काटा तो इसमें कुछ इस प्रकार की आकृति दिखाई दे। इसको अपन थोड़ा बड़ा बना लेंगे ताकि तुम्हें समझ में अच्छे से आए, ठीक है। इस प्रकार तुमने काटी तो इस प्रकार की आकृति दिखाई दी। तो इसमें क्या दिखाई देगा, अपन में इसमें इस प्रकार की संरचना दिखाई दे, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार। तो ये संरचना किसकी है, ये जो संरचना तुम्हें दिखाई दे रही है ये क्या है, तो ये क्या है, ये कोशिका है। ये कोशिका का नाम है सर्टोली कोशिका। क्या है, सर्टोली कोशिका। ये तुम्हें संरचना दिखाई दे रही है, ये कोशिकाएं हैं, इन्हें बोले सर्टोली कोशिका। ये सर्टोली कोशिका के मध्य मध्य में ही स्थापित रहती हैं अपनी शुक्रजनन कोशिका। कौन सी कोशिका, शुक्रजनन कोशिका, शुक्रजनन कोशिका। अब तुम्हें पता ही चल गया होगा कि शुक्राणु का निर्माण अब कहाँ पे होगा। तो सुनो, तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा, नल जनन तंत्र में देखे संख्या मुख्य जनन के रूप में क्या था, वृषण थी। तो वृषण में प्रत्येक वृषण में कोष्ठ कितने थे, 250। इस वाले में 250 और इस वाले में 250, टोटल की बात किया तो 500 वृषण कोष्ठ। प्रत्येक वृषण कोष्ठ में क्या था, 1 से 3 क्या थी, शुक्रजनक नलिकाएं थी। शुक्रजनक नलिकाओं के साथ साथ, उसके साथ में बगल में, ठीक है, वृषण कोष्ठ में ही क्या थी, कोशिका थी से लीडिंग सेल। क्या थी, लीडिंग सेल। इससे निकलता है हार्मोन एंड्रोजन, जो अपनी प्रजनन जो क्रिया है उसमें क्या होता है, सहायक होता है, प्रजनन को सक्रिय करने में सहायक होता है। अपन ने एक शुक्राणुजन नलिका को उठाया और यहाँ पर जूम किया और काट के देखा, तो इसके अंदर देखा अपन ने, दिखाई दी सर्टोली कोशिका और साथ ही शुक्रजनक कोशिका। इन शुक्रजनक कोशिकाओं से ही होता है शुक्राणुओं का निर्माण। शुक्रजनक कोशिकाएं हैं, इनसे ही होता है शुक्राणुओं का निर्माण। इन शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है सर्टोली कोशिका। पोषण कौन देता है, सर्टोली कोशिका, जो किसके अंदर होती है, शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर। और शुक्रजनक नलिका किसके अंदर होती है, वृषण कोष्ठ के अंदर। और वृषण कोष्ठ किसके अंदर होते हैं, वृषण के अंदर। और वृषण किसके अंदर होते हैं, वृषण खोल के अंदर। और ये पूरा जो सिस्टम है ये कहाँ होता है, श्रोणि क्षेत्र में। कहाँ होता है, श्रोणि क्षेत्र में। जो क्या कहाँ होता है, श्रोणि क्षेत्र, श्रोणि क्षेत्र होता है उदर गुहा के नीचे, उदर गुहा के नीचे। उम्मीद करते हैं इतनी बात बिल्कुल क्लियर समझ में आई होगी। इससे भी आगे समझ में आएगा, बिल्कुल ध्यानपूर्वक बैठे रहे, ठीक है। और आप एक चीज और देखें कि आप जहां से ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया अपने शहर का नाम जरूर लिखें, जिससे हमें पता चले हमें कहाँ के लोग देखते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए रफ में, ध्यान, इसको वीडियो को पॉज करके और पूरा का पूरा अच्छे से अपने हिसाब से जैसे तुम्हें समझ में आया उस प्रकार से इसे डिटेल में नोट करिए, ताकि नोट करेंगे जो आप लिख देंगे उसको कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। आपको समझ में तो पूरा ही आया है, अब इसको एक बार हाथ से लिख देंगे तो वो पूरा का पूरा तुम्हें याद हो जाए। एक बार 2-4 दिन बाद रिवीजन और कर लेना, ठीक है। तो लिखना जरूर, स्क्रीनशॉट लोगे तो कभी भी स्क्रीनशॉट पढ़े नहीं जाते हैं, ये बात 100% सही है, 100% सही है, क्योंकि स्क्रीनशॉट कभी नहीं पढ़े जाते। हम भी लेते थे जब पढ़ते थे, पढ़ते तो अभी भी हैं हम, ठीक है, पर स्क्रीनशॉट हमने जब लिए हैं उनको कभी खोल के नहीं लिखे। तो लिखें जरूर, इसको वीडियो को स्टॉप करके इसको पूरा अपने हिसाब से लिखें। भले ही आपके पास लिखा हुआ है कुछ भी है, पर इसको लिखें जरूर, ताकि ये कंप्लीट बिल्कुल तरीके से हो जाए। इसके आगे समझते हैं, इतना तो आपने देख ही लिया होगा। अब
देखिए अब ये क्या है, वृषण की संरचना दिखाई दे रही है तुमको दोनों को। इसके वृषण के ऊपर दो इस प्रकार के छिद्र रहते हैं, ठीक है, इस प्रकार क्या रहती है, छिद्र रहते हैं जो उदर गुहा के लिए जाते हैं, ठीक है। वृषण के नीचे इस प्रकार छिद्र है, ये खोल है और ये उदर गुहा के अंदर प्रवेश, इसके अंदर उदर गुहा के अंदर ऐसे इस प्रकार के छिद्र रहे। इन छिद्रों को कौन बोलेंगे, वक्षण नाल। क्या बोलेंगे, वक्षण नाल। तब ये अपन जब मानव जो शिशु है जब भ्रूण अवस्था में रहता है तब की बात ये है, तो ये जो वृषण है ये इसके अंदर रहते हैं, उदर गुहा में ही स्थापित रहते हैं और ये 7वें महीने में ये वक्षण नाल से निकल के इस वृषण खोल में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वक्षण नाल है। अब देखेंगे क्या होता है, जो शुक्रजनन नलिकाएं हैं एक स्थान पर खुलती है, जो शुक्रजनन नलिका देखी उन दोनों में, ये क्या होती है, वृषण के अंदर ही एक स्थान पर खुलती है जाती। ऐसे इसमें से शुक्रजनन नलिका है यहाँ पे, इसमें से आई यहाँ पे, इसमें से आई यहाँ पे, इस प्रकार सभी वृषण कोष्ठों में से एक प्रकार एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं और एक जालनुमा संरचना बना लेती हैं। ये सभी शुक्रजनन नलिका वृषण से निकल शुक्रजनन नलिकाएं नहीं, उसमें से कुछ वाहिकाएं निकलती हैं, नलिकाएं निकलती हैं, वो पूरा का पूरा एक क्या बना लेती है, जाल बना लेती है। क्या बना लेती है, जाल। इसे अपन कहते हैं वृषण जालक। क्या कहते हैं इसे, वृषण जालक, इसे बोले जाल। जो वृषण कोष्ठ में शुक्रजनन नलिका थी ये एक जगह पर इकट्ठा होकर एक जालनुमा संरचना बना लेंगी। इस जालनुमा संरचना को हम बोलते हैं वृषण जालक, ठीक है। अब वृषण जालक में कुछ शुक्र वाहिनियां निकलेंगी। क्या निकलेंगी, शुक्र वाहिनियां। इस वृषण जालक में से कुछ निकलती हैं शुक्र वाहिनियां। शुक्र वाहिनियां क्या करती हैं, ये शुक्र वाहिनियां इस प्रकार की नली दिखाई दे रही होगी, इसमें जाके मिल जाती है। इसे बोलते हैं अपन अधिवृषण। क्या बोलते हैं, अधिवृषण। क्या था, जब वृषण कोष्ठ थे, वृषण कोष्ठ में शुक्रजनन नलिकाएं थी, एक जगह पे इकट्ठा हो गई, ये जालनुमा संरचना बना ली। इसे अपन ने बोला वृषण जालक। वृषण जालक से और नलिकाएं निकलेंगी, शुक्र वाहिनियां मिल जाएंगी अधिवृषण। साइड में क्या दिखाई दे रहा है, अधिवृषण। इस अधिवृषण में ही शुक्राणु क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। क्या होते हैं, शुक्राणु स्टोर होते हैं, यहाँ से बनते हैं। शुक्रजनन नलिकाओं से बने, शुक्रजनन नलिकाओं में भी कहाँ बने, शुक्रजनन कोशिकाओं से बने। उन्हें पोषण किसने दिया, सर्कुलरी कोशिकाओं ने दिया, ठीक है। और ये निकल के कहाँ पर स्टोर हो गए, अधिवृषण में स्टोर हो गए। अब अधिवृषण से दो शुक्र वाहिनियां निकलेंगी, इधर से भी और इधर से। तो अपनी जो ये क्या है, अपने उदर गुहा में जाएंगी और उदर गुहा में जाके इस प्रकार घूमती हुई ये किसके ऊपर से लटकती हुई आएंगी, ये आएंगी अपने जो किडनी की मूत्र वाहिनी है उसके ऊपर से। ये ऊपर से जो दिखाई दे रही है ये मूत्र वाहिनी का, ठीक है। किडनी की जो नली आई हुई है उससे ऊपर से लटकती हुई आएंगी और ये जो नलिका है वाहिनी है, दो ग्रंथियों, इनसे क्या दो ग्रंथियों से जुड़े, दोनों तरफ जो ग्रंथियां होंगी इन्हें बोलेंगे वो शुक्राशय। क्या बोलेंगे, शुक्राशय ग्रंथि। इन ग्रंथियों को क्या बोलेंगे, शुक्राशय ग्रंथियां। ये जाके इसी में मिल जाएंगे। इसका कुछ इसमें कुछ ये शुक्राशय ग्रंथि क्या लिक्विड मिला देगी, इससे लिक्विड मिला देगी और इससे आगे चल इसमें बीच में मध्य में होगी प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी होगी ग्रंथि, प्रोस्टेट। इसका नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि के आगे होंगी दो काउपर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, ठीक है।
तो जो पूरा का पूरा जो शुक्राणु है ये पूरे के पूरे बीज के रूप में नहीं रहते हैं, इसमें कुछ लिक्विड पदार्थ भी मिलती हैं जो ग्रंथियां मिलाती हैं। इसका नाम है शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि। और ये काउपर ग्रंथि सब मिलकर ये बीज के रूप में इस यूरेथ्रा में जाके बाहर निकालते, इसे बोले सिस्ट। क्या बोलेंगे? सिस्ट। तो उम्मीद करते हैं जो नर जनन तंत्र है पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन था। इसे एक बार जरूर लिख लें और लिखकर रिवीजन कर लें, ये पूरा का पूरा तुम्हें कंप्लीट हो जाएगा। और अब नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे इससे आगे। ठीक है तो इतना सभी नोट करके कॉपी में जरूर लिख लें। और धन्यवाद। जय हिंद।